जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का। जी हाँ दोस्तों, मैं किसका बात कर रहा हूँ? क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि जो हम लोग पोल साइंस का बात करते हैं। तो पोल साइंस का एक चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले। उस वाले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सारे के सारे एमसीक्यू पे क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, या मैं जितने भी एमसीक्यू में आपको बता सकता हूं, उन सारे के सारे एमसीक्यू पे क्या करेंगे, इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं माय डियर फ्रेंड पहले नंबर प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न है आपका कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को, क्या है आपका, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका से क्या अभिप्राय है। और ऑप्शंस क्या है, इस जो असमान भूमिका है इसे क्या नारीवाद बोलते हैं, या लैंगिक विभाजन बोलते हैं, या इसे सशक्तिकरण कहा गया, इसे या मातृ प्रधान कहा गया। तो अगर मैं बात करूं समाज के द्वारा जो स्त्री पुरुष के बीच में जो असमान भूमिका है, इसे लैंगिक विभाजन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या आपका 2 क्या है, देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न है आपका कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, या हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शंस क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक अंतर का, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका का, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात का, या लोकतंत्र व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलने का। तो यह कौन सा बात है जो क्या करता है, आपका लैंगिक विभाजन को बताता है। तो लैंगिक विभाजन को समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमान भूमिका जो बांटा गया है, यही क्या करता है, लैंगिक विभाजन दर्शाने का काम करता है। अब अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि भाई मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा लगभग कितना परसेंट। यानी कि जितना आप आज मनुष्य की जाति देख रहे हो, मनुष्य की जाति को 2 भाग में बांटते हैं, एक तो आपका महिला और दूसरा क्या होता है आपका पुरुष। यानी कि मैं बात करूंगा मेल और फीमेल का, मैं बात करूंगा 2 भागों में बांटा गया है। तो अब आज जितना भी मनुष्य जाति है, उस पूरे के पूरे आबादी में महिलाओं का हिस्सा कितना है, यानी कि उस पूरे के पूरे आबादी में महिलाएं कितनी है। ऑप्शन क्या है, आधा, 1/3, 1/4, उसके बाद क्या है आपका 3/4। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो। प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक में नारियों की भूमिका कैसी है। अगर मैं सार्वजनिक जीवन का बात करूं एवं राजनीतिक जीवन का बात करूं, उसमें नारियों का कैसी भूमिका है। यानी कि सामाजिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की कैसी भूमिका है। तो महिलाओं की क्या अत्यधिक भूमिका है, यानी कि नग्न भूमिका है। नग्न माने क्या होता है, एकदम ना के बराबर है। दूसरा क्या है आपका कि काफी थोड़ा बहुत है, या असंतोषजनक है। तो अगर मैं बात करूं सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में, अगर मैं बात करूं कि महिलाओं की जो भूमिका है वो नग्न है, ना के बराबर क्या है, महिलाएं जो है वो सार्वजनिक तौर पर बोलो या राजनीतिक तौर पर बोलो, ये लोग क्या करती हैं, अपनी भूमिका अदा करती है। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो 5 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अधिकारों के हिसाब से और अवसरों के हिसाब से स्त्री और पुरुषों को बराबर मानते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। और आपके ऑप्शंस क्या है, आप देख सकते हो। ऑप्शन है आपका समाजवादी, दूसरा क्या है आपका मातृसत्ता, तीसरा क्या है नारीवादी, और चौथा क्या है अतिवादी। तो जो ऐसे लोग, जो लोग अधिकारों के हिसाब से बात करो या अवसरों के हिसाब से बात करो, स्त्री पुरुष को बराबर मानता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवादी विचारधारा के लोग बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि नारीवादी आंदोलन की क्या प्रमुख मांग थी। यानी कि जो नारीवादी आंदोलन हुआ, और नारीवादी आंदोलन का मतलब क्या देखा कि अधिकारों और अवसरों के मामले में पुरुष और स्त्री क्या है, बराबर है। तो नारीवादी आंदोलन की क्या मुख्य मांगे थी। ऑप्शन क्या है, नारी शिक्षा एवं रोजगार, दूसरा नंबर क्या है पुरुषों से बराबरी, और तीसरा क्या है मताधिकार। तो अगर आप
अगर नहीं भी चैप्टर को पढ़े हो तो आपको किसी पता होगा कि जब भी बराबरी का अधिकार का बात किया गया और अवसर पे अधिकार का बात किया गया और कानून पे अधिकार का बात किया गया, तो यानी कि ये जो नारीवादी आंदोलन चला था उसमें नारी शिक्षा एवं रोजगार के ऊपर, यानी कि नारी को शिक्षा देना चाहिए, उनको रोजगार यानी कि काम देना चाहिए और उनकी जो जीवन है उसका स्तर पुरुषों के बराबर होना चाहिए और उन्हें मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये तीनों के बातों पर नारीवादी आंदोलन चला था। यानी कि अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बात करेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो दिया है उसमें जो सार्वजनिक जीवन में बात किया जाए उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ऊंचा नहीं है। ऑप्शंस क्या है, स्वीडन, ईरान और क्या है नॉर्वे और क्या है फिनलैंड। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। यानी कि ईरान में सार्वजनिक जीवन पे महिलाओं की भागीदारी उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करेंगे आगे। तो 8वां नंबर का प्रश्न है आपका कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और उनके पास ज्यादा पावर होता है, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे। और आपके ऑप्शंस देख सकते हो, क्या है आपका मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, पुरुष क्या है पुरुषार्थ और क्या है नारीवादी। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया। मातृ प्रधान तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें से महिलाओं को प्रधान माना गया, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो बचा कौन सा, 2, एक पितृ प्रधान और तीसरा क्या है पुरुषार्थ। तो अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो पितृ प्रधान है आपका यही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। और पितृ प्रधान ऐसी व्यवस्था है जहां पे महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व और ज्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका कि भारतीय समाज का स्वरूप अभी कैसा है। यानी कि अगर मैं भारत का समाज का बात करूं तो इसका स्वरूप आपको कैसा देखने के लिए मिला। ऑप्शंस क्या है, पितृ प्रधान है या युवा प्रधान है या मातृ प्रधान या राजनीतिक है। यानी कि भारत का जो समाज अभी चल रहा है इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली समझा जाता है या ऐसा व्यवस्था जिसमें युवाओं को ताकतवर और शक्तिशाली समझा जाता है या ऐसा व्यवस्था जिसमें महिलाओं को ताकतवर, महत्व और ज्यादा शक्तिशाली समझा जाता है या ऐसा जिसमें राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर मैं हमारे देश के समाज का बात करूं तो हमारे देश का समाज है पितृ प्रधान समाज। यानी कि यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पुरुषों को शक्तिशाली समझाता है। जैसे अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हो तो आपको पता होगा कि मुखिया का चुनाव मोस्टली केस में महिलाएं लड़ती हैं और महिलाएं क्या होती, विजय होती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ज्यादातर मात्रा में महिलाएं कोई सामाजिक कार्यों में, जैसे कहीं पे मीटिंग हो रहा है, किसी का पंचायत हो रहा है, तो उस क्षेत्रों में महिलाएं भाग नहीं लेती, बल्कि महिलाओं के जो हस्बैंड होते हैं वो जाके वहां पे उनका प्रतिनिधित्व देते हैं। यानी कि मैं इससे बोल सकता हूं कि हमारी पितृ प्रधानता है और जो जमीन जायदाद होता है वो लगभग बेटों को मिलता है, ना कि बेटियों को। तो यह इससे हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय समाज जो है वो पितृ प्रधान समाज है। बात करें 10वें नंबर प्रश्न पे। तो 10वां नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना, 76% है। और वहीं महिलाओं की अगर साक्षरता दर का बात करें तो ये आपको बताना है। और अगर यही से क्वेश्चन पूछ देता कि भारत में पुरुषों का साक्षरता दर कितना, तो आप 76% मार के आते क्योंकि देखो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको किसका पूछा है, महिलाओं का पूछा है। तो ऑप्शंस क्या देख सकते हो, 74%, 79%, 54% और 64%। तो जब मैं महिलाओं का बात करूंगा तो यहाँ पे महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो कितना है माय डियर फ्रेंड, 54%। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो पुरुषों का 76% और महिलाओं का कितना परसेंट, 54% आपको क्या करना है, याद रखना है। वहीं बात करें 2011 का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, ये क्या होता है, इसका लिंग अनुपात होता है। चूंकि मैंने पहले भी पढ़ा है, अगर आपने विकास वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो, यानी कि जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात है यानी कि 1000 पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियों की संख्या है वो कितनी, तो ऑप्शन क्या है 1919, मैंने सॉरी 919 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुष है, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष है तो वहां पे केवल 919 ही महिलाएं हैं। या अगला ऑप्शन क्या है कि 876 महिलाएं, यानी कि 1000 अगर किसी क्षेत्र में पुरुष है तो उस क्षेत्र में केवल और केवल 876 महिलाएं हैं, या 949 या 991। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1000 पुरुषों पे भारत में केवल और केवल 919 महिलाएं हैं, यानी कि बाकी के जो पुरुष है ना वो ऐसे ही बिना शादी के ही रहने वाले हैं, आप ये समझ लो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस प्रदेश का लिंग अनुपात 800 से भी कम है। क्या है, लिंग अनुपात जो है वो 800 से भी क्या है आपका कम है। ऑप्शन क्या है, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या असम। तो ऑप्शन क्या होगा इसका माय डियर फ्रेंड, पंजाब होगा, यानी कि पंजाब में 1000 पुरुषों पर केवल और केवल क्या है 800 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि भारत की विधायिका में डैश प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है, यानी कि भारत की जो विधायिकी यानी कि कानून व्यवस्था का जो पूरा का पूरा एक मैं बोलूँगा भाग है, जैसे जिसको बोलते हैं सांसद बोलते हैं। तो जो भारत की जो विधायिका है यानी कि सांसद का बात करो या राजनीतिक का बात करो, तो यहाँ पे किस प्रतिनिधि की संख्या बहुत कम है। ऑप्शन क्या है, महिलाओं का है ना, क्या है महिला का, पुरुष का, फिर ऑप्शन क्या है महिला का, और तीसरा क्या है अनुभवी का। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, महिला। तो ऑप्शन दोनों ऑप्शन नंबर 3 में से कोई एक आपका होगा, लेकिन यहाँ पे जो कम का बात किया है तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन होगा वो आप मान लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तब ज़्यादा मजा आएगा। पहला मान लेते हैं कि आपका महिला है, पुरुष हो गया, और ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे क्या होगा, युवा। क्या होगा, युवा। तो आप बताइए ऑप्शंस क्या होगा। ऑप्शंस में क्या होगा, महिला होगा, लेकिन आंसर क्या होगा महिला, और यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या होगा युवा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत की विधायिका में डैश प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। ऑप्शन क्या रहेगा, महिला, पुरुष, युवा और अनुभवी। तो आपको क्या करना है, महिला जो है आपको मार के आना है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो 14 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि 2006 में भारत की संसद में महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत थी, यानी कि जो 2006 का जब चुनाव हुआ तो उसमें कितने महिलाओं ने सांसद का चुनाव लड़ा था। और ऑप्शन क्या है 8.3%, उसके बाद क्या है 33.3%, 9.7% और 14.36%। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8.3% जो है वो महिला जो थी वो 2006 में सांसद बनी थी। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2019 के लोकसभा में सांसदों की संख्या का प्रतिशत कितना था, यानी कि जो 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कितने सांसद थे महिला का। यहाँ पे एक छूटा होगा महिला का। 2000 क्या होगा 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या का प्रतिशत कितना था, इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा। और आपका ऑप्शन क्या है 33.3%, फिर क्या आपका देख सकते हो कितना आपका 79.4%, फिर अगर बात किया जाए तो आपका क्या है 14.36%, फिर अगर मैं अब आपका बात करूं तो आपका ऑप्शन क्या आपका देख सकते हो 9.7%। तो अगर मैं बात करूं 2019 के लोकसभा में महिलाओं का अगर प्रतिशत में बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा 79.4%, यानी कि 79.4% क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए 1/3 आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, यानी कि किस राजनीतिक क्षेत्र में औरतों के लिए 1/3 जो है वो क्षेत्र जो है बांट दिया गया, यानी कि अगर 3 क्षेत्र है तो अगर 3 सीट है उस क्षेत्र में तो 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन क्या है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायत राज की संस्थाएं। तो अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण का जो बात किया गया है वो बात किया पंचायती राज व्यवस्था में, यहाँ पे महिलाएं जो हो 1/3 जो है उसका आरक्षण कर दिया गया है। बात करें 17 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या आपका कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद का आरक्षण किया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1/3 जो है वो पद का आरक्षण किया गया है, यानी कि अगर हम लोग 100 को अगर मान लिया जाए 3 से भागा लगाएंगे तो 33.33% आएगा, क्या नहीं, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि 33.33% जो महिला सीटें जो है वो आरक्षण किया गया है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका 18 नंबर का प्रश्न है विवाह, तिलक, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून
किस श्रेणी से कानूनिक है? ऑप्शंस क्या है? पारिवारिक, राजनीतिक, है ना, क्या है, कबीलाई, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? 4 का मैं बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि पंचायती। तो ये जो व्यवस्था है जिसमें विवाह का बात किया जाए, तिलक का बात किया जाए, गोद का बात किया जाए, जो सभी के सभी जो कानून होते हैं ये पारिवारिक कानून के अंतर्गत आते हैं। और अगर मैं बात करूं सूची का कि किस सूची के अंतर्गत इस कानून को रखा गया है पारिवारिक कानून का, तो ये जो आता है ये आपका आता है समवर्ती सूची। आपने पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़ा है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिस सूची के अंतर्गत आपका क्या होता है कि विवाह, तिलक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, इन सभी को जो है रखा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? पारिवारिक कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका देख सकते हो क्या आपका कि किस आंदोलन का कहना है, क्या आपका कि किस आंदोलन का कहना है कि सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करता है? यानी कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें यह बात कहा गया कि सभी धर्मों में, आप कोई भी धर्म को उठा लो, उसमें जो भी पारिवारिक कानून के बारे में बात किया गया वो हमेशा महिलाओं के पक्ष में भेदभाव का बात किया? ऐसे किस कानून में कहा गया? ऑप्शंस क्या है? भक्ति आंदोलन में, धर्म सुधार आंदोलन में, महिला आंदोलन में, या तो इनमें से सभी। तो अगर मैं बात करूं ऐसा किसमें कहा गया, तो चूंकि देखो महिलाओं के परिवार कानून के भेदभाव के बारे में बात किया है, तो देखो भक्ति आंदोलन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें भक्ति का प्रसार चला था। धर्म सुधार तो आंदोलन होगा नहीं, और इनमें से सभी होगा नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है महिला आंदोलन में यह बात कहा गया कि सभी धर्म में वर्णित जो पारिवारिक कानून है उसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव किया गया है। बात करें 20वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या आपका देख सकते हो? प्रश्न है कि 1976 में क्या आपका कि 1976 में हुए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? और ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? याद रखना है कि 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ, ये शायद 42वां संविधान संशोधन था, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया कितने में था? तो अभी मैंने बता दिया 42वें संविधान संशोधन था, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को क्या घोषित करता है? उसे अवैधानिक घोषित करता है, उसे संवैधानिक घोषित करता है, उसे अपरिहार्य घोषित करता है, या विशेषाधिकार घोषित करता है? तो संविधान बोलता है कि अगर किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो क्या है? असंवैधानिक है, क्योंकि भारत जो है वो क्या है आपका, वो किसी भी धर्म को प्रायिकता नहीं देता, इसलिए वो क्या करता है? असंवैधानिक बोलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है आपका? 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है आपका गलत है? और आपके अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस क्या है कि यह धर्म के नाम पर भेदभाव की मनमानी करता है, पहला। दूसरा क्या है आपका? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तीसरा क्या हो गया आपका कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। और तीसरा क्या है? किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो अगर मैं बात करूं 22 नंबर का, तो देखिएगा गौर करके कि यहाँ पे क्या है कि यह धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही करता है। बात से ये संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्षता का बात करता है कि किसी धर्म को आगे नहीं ले जाना है, और वो ये भी बोलता है कि धार्मिक आधार पर अगर भेदभाव किया तो वो गलत है, असंवैधानिक है। यानी कि संविधान जो है वो क्या करता है? धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही करता है, उसको मना करता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगा? ये गलत होगा, लेकिन संविधान के हिसाब से ये सही होगा। अगला क्या? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, गलत। भारत में कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा, और भारत का कोई राजकीय भी भाषा नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? ऐसे सही होगा। लेकिन बात करें 3 नंबर ऑप्शन पे, तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी देता है। जी हाँ, ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है, लेकिन संविधान के हिसाब से क्या सही है? अगला क्या है? किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, लेकिन संविधान के हिसाब से क्या ये सही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि सिर्फ किस समाज में ही जाति पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है? यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे अमेरिकी समाज का बात करो, भारतीय समाज का बात करो, यूरोपीय समाज का बात करो, या चीनी समाज का बात करो, तो इनमें से कौन सा ऐसा समाज है, इनमें से कौन सा ऐसा समाज है जिनमें आपको केवल और केवल जाति आधारित भेदभाव देखने के लिए मिलेगा?
ऑप्शंस क्या है, अमेरिकी समाज, भारतीय समाज, यूरोपीय समाज या चीनी समाज। तो ये सबको पता है मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो ये भारतीय समाज जो है उसमें क्या होता है, आपका जाति आधारित जो है भेदभाव देखने के लिए आपको मिलता है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि किस व्यवस्था में पैसा, पैसा मतलब समझते हो काम करने के आधार पर, तो किस व्यवस्था में पैसा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त की गई है। यानी कि ऐसा कौन सा व्यवस्था है जिसमें आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपको काम मिलता है। जैसे कोई अगर नाई होगा तो उसका बेटा भी नाई बनेगा, जैसे कोई अगर मान लिया जाए कि कोई पंडित है तो उसका बेटा भी क्या होगा, पंडित होगा। तो वो जाति पैसा के हिसाब से जाति आधारित क्या है, वर्ण को बांटा गया और उसी हिसाब से चलता है। तो ऑप्शन क्या है, जाति आधारित, सामंती आधारित, गुलाम या रेवतवाड़ी। तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, क्या है आपका कि किस व्यवस्था में पैसे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज के हिसाब से मानता है। तो ये जाति आधारित जो समाज होता है इसमें यह व्यवस्था चलती है। बात करें 25 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या आपका, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होता है। जाति को अगर समुदाय का मुख्य आधार मानेगा तो वह व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति सांप्रदायिक होता है, वह व्यक्ति जातिवादी होता है, या वो नारीवादी होता है। अगर या वो व्यक्ति का बात किया जाए वो क्या होता है, व्यक्तिवाद होता है। तो अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिएगा कि जो समुदाय, जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, वो जातिवादी। देखिए यहाँ दो वर्ड से बना, एक जाति और दूसरा क्या हो गया, वादी। तो गौर कीजिएगा जाति का अर्थ क्या होता है आपको पता है, लेकिन वादी का अर्थ होता है समर्थन करने वाला। तो जो लोग जाति को समर्थन करता है उसको क्या बोलेंगे, जातिवादी। जो लोग संप्रदाय को आगे रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। जो लोग स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, नारीवादी। और वहीं जो लोग किसी एक खास व्यक्ति को आगे रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवादी। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आपका, जातिवादी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, किस महापुरुष ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति समाज व्यवस्था बनाने के लिए काम किया। यानी कि कौन सा यहाँ पे महापुरुष है जिसने क्या किया कि जातिवादी भेदभाव मुक्त समाज बनाने का या समाज व्यवस्था बनाने का काम किया। ऑप्शंस क्या आपका, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायर, और क्या है, इनमें से सभी नहीं। तो देखिए इनमें से सभी ने ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने सभी ने क्या किया था माय डियर फ्रेंड कि इन्होंने जातिगत जो भेदभाव वाला जो समाज था उससे लड़ाई लड़ा और ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाया जिसमें ये जातिवादी भेदभाव से क्या मिले, मुक्ति मिले। तो ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियर रामास्वामी नायर, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि भारत में चुनाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो भारत में जो चुनाव है वो किस आधार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन क्या है, जाति, वर्ग, गोत्र या लिंग। तो अगर आप देखोगे जाति के हिसाब से भारत में बड़ी अच्छा सा चुनाव होता है। जैसे अगर कोई महतो व्यक्ति चुनाव पे खड़ा है तो भले ही एक दूसरा कोई कास्ट का व्यक्ति अगर ज्यादा प्रबल है लेकिन फिर भी वही लोग क्या करता है, लोग महतो को ज्यादा वोट देने के लिए अग्रसर होता है। तो जो भारत में चुनाव में की भूमिका महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे जाति की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी डैश का महत्व कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस जाति के ज्यादा लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। तो ये जो होता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन क्या है, वर्चस्व, वोट बैंक, कार्यकर्ता या विधायक। तो अगर जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का डैश कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस जाति में ज्यादातर लोग जो होगा उसी पार्टी को वोट देंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, वोट बैंक। क्या बोलेंगे, वोट बैंक। क्योंकि आपने वोट बैंक का नाम सुना है। ये ऐसी स्थिति होता है जब क्या होता है कि किसी जाति में अगर जैसे मान लो कि अगर एक ऐसा पार्टी है जिसमें केवल मुसलमान ही विधायक है या मुसलमान ही लोग कार्यकर्ता है पार्टी के सदस्य, तो यानी कि वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो मुसलमान बहुल के होंगे। या अगर कोई एक ऐसा पार्टी है जिसमें केवल हिंदू लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदू लोग वाले किनका समर्थन करते होंगे, वो हिंदुओं का। और वो चाहते हैं कि भाई जो मेरे जो पार्टी के लोग हैं उनको ज्यादातर इनका वोट आए। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग, वोट बैंक बोलते हैं। बात करें अगला 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है। 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें जो अनुसूचित जाति है उसका परसेंट कितना था। ऑप्शन क्या है, 26.6%, 8.6%, 16.6% या 18.6%।
तो जो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 16.6% आबादी है वो अनुसूचित जातियों का था। किसका था? अनुसूचित जातियों का। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? एक था क्या जाति और दूसरा क्या हुआ जनजाति। तो जनजातियों का जो जाति था उसका हम लोगों ने देखा 16.6%, लेकिन अभी जनजातियों का बात करेंगे तो ऑप्शन क्या 16.6%, 8.6%, 9.6% या 6.8%। तो अगर जनजातियों का मैं बात करूं तो इनकी जो आबादी था वो 2011 में वो कितना था 8.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 31 नंबर का प्रश्न है आपका कि किन कारणों से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और मानसिकता में बदलाव आ रहा है, कि क्या कौन सा ऐसा कारक है जिस कारण से अब ये जातिवाद व्यवस्था और पुराना जो स्वरूप मान के लोग चला गया है उनमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन क्या है? आर्थिक विकास एवं शहरीकरण से, दूसरा क्या है शिक्षा का विकास और पैसा चुनने की आजादी से, और जमींदारी व्यवस्था का कमजोर होने से। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपका एक ऑप्शन छूट रहा है इनमें से सभी, इसका टाइपिंग छूटा हुआ है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है, जो शहरीकरण का प्रवेश चला है, इसने क्या किया कि जातिवाद व्यवस्था को हटाया, साथ ही साथ शिक्षा का विकास और जो पैसा चुनने की जो आजादी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है उसकी आजादी, और ये जो जमींदारी व्यवस्था है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, इन सभी के कारण जो है आज ये मानसिकता चेंज हो रहा है, जातिवाद की व्यवस्था जो पुराने स्वरूप है उसमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बात करें 31 नंबर के बाद 32 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध किया गया है, वो किसके आधार पर किया गया है? यानी कि संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव को निषेध किया गया, किस तरह के भेदभाव को निषेध किया गया? ऑप्शन क्या है? जातिगत, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे पन नहीं होगा, क्या होगा धन, क्या होगा धन आधारित, तीसरा आपका क्या है पैसागत, या क्या है वर्ग आधारित। तो अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 संविधान क्या बोलता है कि अगर जातिगत आधारित अगर भेदभाव होगा तो उसे क्या किया निषेध माना गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें 33 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ऐसा किसने कहा कि जो धर्म है उसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आपका ऑप्शन क्या देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन से आपका महात्मा गांधी, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है विवेकानंद, और चौथा नंबर क्या है ज्योतिबा फुले। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, आप क्या कर सकते हो कि राजनीति से धर्म को अलग नहीं कर सकते हो। बात करें 34 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न है आपका कि धर्म से गांधी जी का मतलब सभी धर्मों से जुड़े हुए किन मूल्यों से था? ऑप्शन क्या है सांप्रदायिक, क्या है उसके बाद कट्टर, तीसरा क्या है नैतिक, और चौथा क्या है सांस्कृतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी का धर्म से मतलब था नैतिक मसले, क्या था नैतिक मसले। और बात करें अगले प्रश्न पे, तो 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि किसका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होता है। यानी कि किसने कहा था कि ये जो राजनीति है वो उसका जो मूल्य है वो धर्म द्वारा क्या है स्थापित किया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा वाह नहीं होगा, क्या होगा गांधी, नेहरू, सावरकर या अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होता है, कि राजनीति जो है वो नैतिकता के द्वारा क्या है स्थापित क्या है मूल्य है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तब कौन सा समस्या शुरू होता है? ऐसी स्थिति जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है तो कैसा स्थिति जो है शुरू होता है? ऑप्शन क्या है जातिवादिकता, सांप्रदायिकता, असमानता, क्या है आपका प्रदूषण। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो आंसर क्या होगा आपका सांप्रदायिकता। यानी कि जब धर्म माने क्या होगा, मैंने नैतिकता का बात किया, तो जब नैतिकता को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तब कौन सी समस्या शुरू होती है? उस समय सांप्रदायिकता का होता है कि यानी कि लोग जो है वो सांप्रदायिक के आधार पे क्या करते हैं, यहाँ पे नैतिक नहीं होगा, यहाँ पे केवल धर्म का बात किया, यानी कि लोग जो है धर्म के हिसाब से, हिंदू मुसलमान के हिसाब से। तो जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो उस समय कैसी समस्या होती है? तो सांप्रदायिकता की समस्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है। राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है
तब राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना क्या कहलाता है, यानी कि ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे। ऑप्शंस क्या है आपका, देख सकते हो माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है धार्मिकता, धर्म संसद, सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सांप्रदायिकता। ऐसी स्थिति जब राज्य में अपनी सत्ता का इस्तेमाल धर्म के पक्ष में होने लगता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म को क्या मानता है, आपका समाज का मुख्य आधार मानता है, वो क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, धार्मिक कहलाता है, सांस्कृतिक कहलाता है। तो धर्म को मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति होगा वो सांप्रदायिक कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तियों के बीच क्या है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति को कहते हैं, उसको क्या व्यक्ति बोलेंगे, आपका धार्मिक, वैधानिक, धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक। तो ऐसा व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड, जो क्या करता है कि आपका धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला बात करें 40 नंबर प्रश्न पे, प्रश्न क्या आपका कि सांप्रदायिक राजनीति क्या आपका, सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार सिर्फ क्या सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। फिर से बता दूं, क्वेश्चन आपका क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार सिर्फ क्या सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ऑप्शंस क्या है, धर्म, भेदभाव, भावना या क्या है, संविधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जो धर्म है वो सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार क्या करता है, समाज का विभाजन या समाज का निर्माण करता है। हम लोगों ने भी देखा कुछ देर पहले। ऑप्शन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका, सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किन रूपों में प्रदर्शित होती है। सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किन रूपों में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन क्या, धार्मिक पूर्वाग्रह से, अन्य धर्मों के बारे में धारणाएं से, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने से, और इनमें से क्या होगा आपका सभी। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि धार्मिक पूर्वाग्रह से लोग एक धार्मिक तो या अन्य दो धर्म बारे सोचते नहीं है या एक धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ मानते, तब ऐसी स्थिति होती है कि संप्रदाय की अभिव्यक्ति जो है वो प्रदर्शित होती है। अगला बात करें वैसे प्रश्न में, प्रश्न क्या है आपका कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय को क्या स्थापित करने के फिराक में रहते हैं, विचार, राजनीतिक प्रभुत्व, संविधान या रीति रिवाज। तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ये जो है वो आपका क्या करता है, तो ये राजनीतिक प्रभुत्व जो है स्थापित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या होता है। ऑप्शंस क्या है आपका, राजनीतिक गोलाबंदी, आर्थिक गोलाबंदी या वैधिक गोलाबंदी या भाईचारा। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राजनीतिक गोलाबंदी। सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या होगा, राजनीतिक गोलाबंदी, यानी कि एक जगह क्या होना, सबको सिमट कर रखना। अगला क्या आपका 44 नंबर का प्रश्न, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा स्वरूप लेकर संप्रदाय के आधार पर क्या करता है, हिंसा कराता है, दंगा कराता है, नरसंहार कराता है, ये सभी कराता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सांप्रदायिकता जो है वह हिंसा भी कराता है, दंगा भी कराता है और नरसंहार यानी कि मार कुटाई भी कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करें 45 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि विभाजन के समय भारत और आपके यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा है। क्वेश्चन क्या होगा कि विभाजन के समय भारत और, देखिए और के बाद क्या होगा, डैश लगेगा। तो विभाजन के समय भारत और डैश में भयभाव सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो ये पाकिस्तान का बात कर रहा है। तो भारत क्या होगा यहाँ पे, खालिस्तान में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, भारत विभाजन के समय भारत और डैश में, तो क्या लिखेंगे पाकिस्तान में। तो विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयभाव सांप्रदायिक दंगे जो है हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए कौन सा मॉडल चुना था, कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवाद या समाजवादी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धर्मनिरपेक्ष जो है मॉडल चुना था। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपका VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 47 नंबर का कि श्रीलंका का राजधर्म क्या है। श्रीलंका का राजधर्म क्या है, इस्लाम, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका का आंसर क्या हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म जो है वो क्या आपका राजधर्म है, चूंकि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। अगला प्रश्न 48 नंबर का कि पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है,
पाकिस्तान का राज्य के धर्म क्या है? क्या है? इस्लाम, अरबी, ईसाई या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ईसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम धर्म को ज़्यादा मानता है। अब भारत का भी बात आ सकता है, तो बताइए क्वेश्चन आएगा कि भारत का राजकीय धर्म कौन सा है? ऑप्शंस का हिंदू, इस्लाम, ईसाई और इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे जो है वो हिंदू मारेंगे, हिंदू बच्चे हिंदू मारेंगे, मुसलमान मारेंगे, ईसाई बच्चे ईसाई मारेंगे। लेकिन याद रखिएगा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रकार का धर्म नहीं होता, यहाँ पे राष्ट्र धर्म या राजकीय धर्म नहीं घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो बात करें अगले प्रश्न पे। तो 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान किसी धर्म को क्यों नहीं मानता? ऑप्शंस क्या है? क्या है? भारत का संविधान किसी धर्म को क्या नहीं मानता? यहाँ पे क्यों नहीं, क्या है? क्या नहीं मानता। ऑप्शंस क्या है? मान्यता नहीं देता, विशेष दर्जा नहीं देता, कानूनी दर्जा नहीं देता या वित्तीय सहायता नहीं देता। तो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। और इसी प्रकार इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके वीकली टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से हर एक दिन आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, जो भी पॉलिटिकल साइंस है उस पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर को पहले कवर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ज्योग्राफी के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। और देन फिर क्या करेंगे, हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग क्या करें, आप लोग बने रहें हमारे साथ, क्योंकि देखिए अब एमसीक्यू का सीरीज शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द जो है आपका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है और बहुत जल्द आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। और सारे के सारे चैप्टर्स का, चाहे साइंस का बात कर लो, एसएसटी का बात कर लो, मैथ का बात कर लो, हिंदी का बात कर लो, इंग्लिश का बात कर लो, सभी का एमसीक्यू आपको डेली बेसिक्स पे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और जाते एक बात, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।